तो क्या धर्म संकट में है सीएम धामी? धर्म संकट क्यों? धर्म संकट अपने मंत्री को लेकर ही। मंत्री गणेश जोशी, वैसे तो जनाब का इतिहास विवादों से जुड़ा रहा है। विवाद गणेश जोशी, इस बार फैसला लेना है सरकार को, सीएम साहब को। अपने मंत्री पर क्या वो कोई एक्शन लेंगे या फिर नहीं, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। मसला नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग तक से जुड़ा था। लेकिन अब मंत्री और मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति का विवाद। कोर्ट ने कहा सरकार से कि 8 अक्टूबर तक आप कोई फैसला लीजिए, वरना 19 अक्टूबर को विजिलेंस कोर्ट में सुनवाई होगी और विजिलेंस विभाग उस पर कोई फैसला ले पाता। हाईकोर्ट ने 2 दर्जन से ज्यादा जजों का ट्रांसफर किया। उस लिस्ट में जज मनीष मिश्रा का भी नाम है। मनीष मिश्रा कौन? ये वही जज हैं जो कोर्ट में, जिनकी कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी मामले की। और विजिलेंस ने पूरे विवाद के बाद राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखकर बकायदा राज्य सरकार से राय मांगी गई थी कि मंत्री के खिलाफ क्या होना चाहिए। लेकिन इस बीच जज के ट्रांसफर के बाद इस पूरे विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। लेकिन सवाल यहां पर सीएम साहब के सामने है कि कोर्ट के एक्शन से पहले क्या वो अपने मंत्री पर कोई एक्शन लेंगे। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। उत्तराखंड की धामी सरकार पर अब सभी की निगाहें टिक गई हैं, जिसमें धामी सरकार के मंत्रिमंडल को यह फैसला लेना है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया जाए या नहीं। धामी सरकार को इस मामले में 8 अक्टूबर तक फैसला लेना है कि मंत्री के खिलाफ जांच को आगे बढ़ाया जाए या फिर कोई दूसरा विकल्प तलाशा जाए। क्योंकि धामी सरकार 8 अक्टूबर तक कोई फैसला नहीं लेती है तो 19 अक्टूबर को विजिलेंस कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होगी और उसमें विजिलेंस विभाग के द्वारा क्या फैसला लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन धामी सरकार के सामने धर्म संकट ये है कि अगर अपने मंत्री के खिलाफ जांच की संस्तुति करती है तो फिर मंत्री को हटाना पड़ेगा, और अगर नहीं करती है तो फिर सरकार की ही मंशा पर सवाल खड़े हो जाएंगे। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि विजिलेंस कोर्ट में 19 अक्टूबर को सुनवाई होनी है और धामी सरकार को 8 अक्टूबर तक फैसला लेना है। लेकिन उससे पहले ही हाई कोर्ट के द्वारा 2 दर्जन से ज्यादा जजों के ट्रांसफर हो गए हैं, जिसमें जज मनीष मिश्रा का भी नाम शामिल है। यानी जज मनीष मिश्रा का भी ट्रांसफर हो गया है। वही जज मनीष मिश्रा जिनके विजिलेंस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। आपको बता दें कि जज साहब ने कुछ हफ्ते पहले ही विजिलेंस से पूछा था कि क्या गणेश जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। विजिलेंस ने इसके बाद राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर राय मांगी थी। राज्य सरकार को अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक अपनी राय विजिलेंस को सौंपनी थी और विजिलेंस ने उसके बाद कोर्ट को इस मुद्दे पर अपनी जानकारी देनी थी। लेकिन कोर्ट के पास विजिलेंस की ये राय पहुंचती उससे पहले ही जज साहब का ट्रांसफर हो गया। अब इस मामले को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस भी सवाल खड़ा कर रही है, जबकि बीजेपी सफाई दे रही है, ये कहते हुए कि जजों के तबादले सरकार के द्वारा नहीं किए जाते। देखिए, एक व्यक्ति के द्वारा आरटीआई में पुख्ता दस्तावेज प्राप्त किए गए पहले, और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर वो कोर्ट गए थे गणेश जोशी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति मामले में। उसका गंभीर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आदेश किया विजिलेंस विभाग को कि पूछताछ क्यों ना की जाए, जांच क्यों ना की जाए गणेश जोशी की। लेकिन एक कैबिनेट मिनिस्टर की जांच करने से पहले पूरे कैबिनेट से संस्तुति या अनुमति लेनी होती है, जिसके लिए विजिलेंस विभाग ने एक पत्र धामी कैबिनेट को लिखा है, सरकार शासन को लिखा है कि उन्हें अनुमति चाहिए जांच करने की। लेकिन ऐसे में एक नाटकीय मोड़ पूरा प्रसंग लेता है और उस जज का ही ट्रांसफर हो जाता है, मनीष मिश्रा नाम के उस जज का, जिसने
ये आदेश दिया था कि गणेश जोशी की पूछताछ की जाए। मुझे लगता है विपक्ष को कुछ न कुछ बोलना ही है और इस तरह से भ्रामक प्रचार करने की उनकी, चाहे केंद्र के नेतृत्व की बात करें या प्रदेश के कांग्रेस नेतृत्व की बात करें, वो भ्रामक और अनर्गल बातें हर जगह उनका बोलने की एक नीति उनकी बन गई है। लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए, चाहे कोई भी जज के कोई स्थानांतरण होते हैं, वो सरकार के द्वारा, सरकार के अधिकार क्षेत्र में जजों का ट्रांसफर करना नहीं होता है। एक न्यायालय के जो प्रक्रिया है और न्यायालय के हाईकोर्ट के निर्देश पर ही उनके स्थानांतरण होते हैं। सरकार का उसमें कोई भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो सभी आपकी स्क्रीन पर है। देवेंद्र भसीन साहब बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं, राज्य मंत्री भी हैं। गरिमा दसोनी जी हमारे साथ कांग्रेस का चेहरा है, मुख्य प्रवक्ता हैं। और साथ ही साथ कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भसीन साहब कैसे आप? बिल्कुल ठीक सर, कुछ रिलैक्स महसूस कर रहे हैं आज? कुछ सब ठीक, ऑल इज वेल? ऑल इज अब तो ऑल इज वेल हो ही गया सर, आपने बताया। ये गणेश जोशी जी, मैंने कहा सर बधाई हो आपको, आपके मंत्री आय से अधिक संपत्ति, कोर्ट ने कहा एक्शन, और जज साहब का ट्रांसफर हो गया। अब तो कुछ राहत महसूस कर रहे हैं सर? इसकी पहली बात ये है, इस पर कांग्रेस के द्वारा जो कही जा रही है ये शायद वो प्रक्रिया को समझते नहीं, और अगर कोई इसकी प्रक्रिया को नहीं समझती है तो पूरी घटना का सीधे कोर्ट को मानना है। कारण है कि वो हाल ही में भसीन सर आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, अगर मैं प्रतीक करता हूँ जी सुन लेता हूँ। जी आवाज आ रही है? नहीं, वो प्रक्रिया सब जानते हैं कि आपने ट्रांसफर नहीं करवाया होगा, वो प्रक्रिया नहीं, तो हम जानते, सरकार के मैं अधीन नहीं होता वो ट्रांसफर। लेकिन वो चाल चरित्र और चेहरा आपका नारा तो था ना? देखिए तिलक जी, मैंने कहा ना आपसे कि पूरी प्रक्रिया चल रही है। हाँ। इसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन हमारे सामने नहीं आता, और अगर जज साहब का ट्रांसफर हुआ है तो केवल उनका अकेले का नहीं हुआ, बल्कि प्रदेश के अंदर करीब 1.5 दर्जन से अधिक जजों का ट्रांसफर हाईकोर्ट के द्वारा किया गया। ठीक, हाईकोर्ट नैनीताल के द्वारा किया गया, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर हम कोई टिप्पणी करते हैं जज साहब के, मैं बाकी सब ठीक है ना, वो ठीक है, वो उसका जवाब कांग्रेस देगी। लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, जरा देश के दर्शक क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े भी हुए हैं, देख भी रहे होंगे, उनको बताइए सर, मेरे को नहीं, उनको बताइए कि ये माननीय गणेश जोशी जो मंत्री है, जिन पर आपके मंत्री होते हुए आय से अधिक संपत्ति को लेकर जो विवाद चल रहा है, वो विवाद क्या है? जरा उत्तराखंड के अलावा, क्योंकि पूरे देश की जनता है वो देख रही होगी आपको, जरा बताइए उनको कितना गंभीर मामला है, आपके मंत्री पर कितने गंभीर आरोप लगे हैं, ताकि वो जनता भी समझ पाए। तिलक जी, ये आप तक रिपोर्ट में जो कहा है वो सबके सामने आ गया, दोहराने की उसकी आवश्यकता नहीं। बता दीजिए सर, नहीं जनता को जानने का हक है कि मंत्री पर कितने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। चूंकि डिबेट आपने करी है तो आपने बता भी दिया है। मैं तो इस बिंदु पर बात करने वाला हूँ कि जो आपने इशू उठाया कि रिलैक्स हो गए हैं या सरकार ने कुछ कर दिया है या फिर कांग्रेस कह रही है, तो मैं तो उस पर टिप्पणी करूंगा। अगर सर आपने बताएंगे कि आपके मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति का विवाद है और कोर्ट ने कहा है कि एक्शन लीजिए आप अपने मंत्री पर। देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि विजिलेंस के द्वारा अपनी रिपोर्ट दे दी गई है, और माननीय न्यायालय ने बाकायदा इस पर जो है माननीय मुख्यमंत्री से पूछा है, और वो 8 अक्टूबर तक तारीख तय की गई है। उसमें तो कोई परिवर्तन आया ही नहीं है ना। अगर उसमें जज साहब के बदलने से कोई परिवर्तन आ गया होता तब तो बात समझ में आती है कुछ हो रहा है। हिसाब से तो भसीन साहब, ये आपके सबको स्क्रीन पर लीजिए, आपके माननीय मंत्री गणेश जोशी से भले चाहे कोई भी राजनीतिक विषय हो, आपके मंत्री गणेश जोशी से अच्छे तो केजरीवाल निकले सर। केजरीवाल जेल में रह के जेल में रहकर नहीं, जेल में रह के इस्तीफा नहीं दिया, नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा मांगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने दोषी नहीं है, अभी केजरीवाल दोषी नहीं है। बोल रहे हैं आपके मंत्री पर टिप्पणी की है कोर्ट ने और उसके बावजूद वो पद पर हैं। भ्रष्टाचार का आरोप, केजरीवाल जेल में थे, संपत्ति मामला इस्तीफा नहीं दिया और आप समर्थन करते हैं तो मुझे बड़ी हैरानी है। सर मैं समर्थन नहीं कर रहा, मैं इस बात के लिए कह रहा हूं कि आपकी वही पार्टी है लाल किशानवानी, जो खुद कहते हैं कि मैं पद तभी लूंगा जब मैं बरी हो जाऊंगा इस मामले पर, और त्याग दिया उन्होंने पद को। ये आडवाणी से बड़े हो गए गणेश जोशी आपके लिए? नहीं, मैं बोल लूं अगर आपका बात पूरा हो गया तो।
तिलक भाई, यही बात आपने 5-7 दिन पहले ही चैनल पर जी, कही थी। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, विषय सर। था, मैं तब भी यही बात मैंने कही थी। तब भी मैंने बात कही थी कि अभी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, अगर उसमें कोई परिवर्तन होता जज साहब के जाने से तो आपके प्रश्न बनता था, कांग्रेस का आक्षेप बनता था। हाँ। लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक बात गरिमा जो जी, न्यायाधीश द्वारा किया गया, मेरी बात तो होने दीजिए ना, मेरी बात होने दीजिए। न्यायाधीश जी का जो स्थानांतरण हुआ है वो सरकार ने नहीं किया, गणेश जोशी जी ने नहीं किया, धामी जी ने नहीं किया, वो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया और अकेले का नहीं हुआ। कोर्ट डेढ़ ने दर्जन न्यायाधीशों का अगर ट्रांसफर हुआ। प्रश्न चिन्ह लगा दिया, उसके बावजूद मंत्री अगर पद पर हैं, आने दीजिए ना तो समय। ये ना सर, फिर तो आप इंतजार कर रहे हैं ना। नहीं, इंतजार नहीं कर रहे हैं। हाँ। केजरीवाल जी को आपने छूट दे दी, क्षण तो भर- जेल में रह के क्षण भाई साहब भर- जो है क्षण भर बने भी- रहे, तो आप क्षण उसको भर भी समर्थन दे पद रहे हैं। पर रहकर। और आपसे मुझे हंसी आती है इस बात को सर, लेकर। हंसी तो इस जनता चैनल को में आ क्या रही है? है। एक मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया, कोर्ट ने कहा फैसला लो, आपने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। आप कह रहे हो आपको केजरीवाल पर हंसी आ रही है। आज ठीक, निकल गरिमा जी, जाती, 8 तारीख निकल जाती, तब आप कहते हैं ना, आप आज पहले अदालत में के बैठ गए। आज तो ट्रायल आपने पहले ही शुरू कर दिया, तो कोर्ट के ट्रायल का भी करीब 1.5 हफ्ता बाकी है। एक मिनट, गरिमा जी, वो ये कह रहे हैं कि जज का ट्रांसफर हम थोड़ी ना करते हैं। ये कांग्रेस की एक सरकार थोड़ी ना रही जो जज के ट्रांसफर भी किया करती थी, कह रहे हैं हमारी सरकार है। देखिए तिलक जी, इसके बाद मेरी एक और डिबेट है, आप दोबारा मेरे पास आए या ना आए, मैं अपने ओपनिंग कमेंट में थोड़ा सा तफसील से 2-3 बातें रखना चाहती हूँ। पहले तो मुझे हंसी आ रही है अल्प बुद्धि पर भाजपा के प्रवक्ताओं के और मीडिया प्रभारी के, क्योंकि मेरा बयान जो आपने चलाया अपने चैनल पर, कहीं पर भी मैंने सरकार पर आक्षेप नहीं लगाया है। मैंने कहा इस प्रसंग में एक नाटकीय मोड़ लिया और जज का कल रात ट्रांसफर हो गया। मैंने ये नहीं कहा किसने किया, क्यों किया, किसी पर मैंने आक्षेप नहीं लगाया। मैंने सरकार को कतई कटघरे में नहीं खड़ा किया है। ये हो सकता है एक संयोग हो, उनका जो तबादला है, हो सकता है एक प्रयोग हो सकता है उनकी अवधि समाप्त हो गई हो। मुझे इस टेक्निकलिटी में नहीं जाना। जब तक मैं पुष्ट ना हो जाऊं कि जज का तबादला क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, तब तक मैं गलत बात निकालूंगी भी नहीं मुंह से। पर यहाँ सवाल बड़ा ये उठता है, क्या जज के बदल जाने से गणेश जोशी पर लगे गंभीर आरोप भी बदल जाते हैं? आरोप जज के पास है, सवाल जज के पास है। और अगर कोर्ट एक बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो भी अपराधी हरीश रावत सरकार में जेल में जाएंगे, धामी सरकार के आने पर बाहर तो नहीं निकल जाएंगे ना। अपराधियों पर धाराएं तो बनी रहती हैं। अपराधी जो जेल में है वो जेल के अंदर ही रहते हैं। जहां इन्होंने कहा केजरीवाल जो जेल जाके आ चुका है उसको आप पैरवी कर रहे हो, अरे आपका गणेश जोशी भी जेल होकर आ चुका है। गणेश जोशी भी जेल में रहकर आ चुके हैं शक्तिमान मामले में। वो कोई 5-7 दूध के धुले नहीं है। पूरे उत्तराखंड को पता है कि आपका हर मंत्री कोहिनूर का हीरा है और हर मंत्री का बैकग्राउंड हर एक को पता है कि क्या चल रहा है आपके मंत्रियों के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। तो हमें उसमें नहीं जाना, हमें बस अब इंतजार है। इस प्रदेश की जनता को सच जानने का अधिकार है। मैं धामी जी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जज एक नहीं 100 बदल जाएं, लेकिन आपकी नैतिकता और आपका जमीर जिंदा हो या नहीं, हम ये देखना चाहते हैं। इस प्रदेश की जनता ने आपको चुना है, वो जानना चाहती है। ठीक, वसीम साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर गरिमा जी एक मिनट, वसीम साहब महेंद्र भट्ट की बात यहाँ पर लाना चाहती हूँ। भाई तिलक भाई मुझे मौका दीजिए। महेंद्र भट्ट आपका प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ये कह देते हैं कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, सरकार के अधीन है मामला। व्हाट नॉनसेंस। पहले विधायक और मंत्री होने से पहले वो भाजपा के सदस्य हैं गणेश जोशी। महेंद्र भट्ट का या संगठन का क्यों लेना देना नहीं है? वसीम साहब, संगठन कोई कार्रवाई नहीं करता, वहां मुख्यमंत्री पर नियुक्त नहीं करते। गणेश जोशी का जमीन तो जिंदा नहीं है, ये मैं क्लियर आपके चैनल पर मैं बात करता हूँ। नैतिकता जिंदा होती तो आधा। एक मिनट गरिमा जी, वसीम साहब से आपने किया ना, कुलदीप जी के पास फिर जाना है, प्लीज वसीम साहब। तिलक जी, मैं जो कह रहा था वही बात गरिमा जी ने कही। तो गरिमा जी खुद कह रहे हैं कि हम सरकार पे कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो ट्रांसफर हुआ है उसके बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता ने साफ कह दिया कि हम सरकार पे नहीं कह रहे हैं। नहीं, वो आपकी नैतिकता का जिक्र कर रहे थे। सुनिए ना, मैं इससे आ रहा हूँ, तो बात मैं पहले कह रहा था। दूसरी बात है नैतिकता का सवाल है। तो अगर पूरी प्रक्रिया में पार्टी या सरकार कहती गणेश जोशी जी बिल्कुल कुछ उन पर कोई आरोप गलत है तो बात होती। अभी तो 8 तारीख को अक्टूबर को, जैसा कि आपने भी कहा अपनी रिपोर्ट में, सरकार को अपना निर्णय अवगत कराना है माननीय न्यायालय को। अभी 8 तारीख में समय है, हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। थोड़ा सा टेक्निकली आनंद नहीं, वैसे तो आनंद आनंद में कैबिनेट कभी भी बैठा ले रहे हो, मुख्यमंत्री नहीं, कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा। एक मिनट
गरिमा जी एक मिनट, मैं कुलदीप जी के पास कहूं, एक सेकंड प्लीज, 3 महीने पहले चिट्ठी दे रखी है। एक मिनट। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि 8 तारीख तक फैसला लेना है, 8 तारीख से पहले भी फैसला आप ले सकते हो। कोर्ट ने ये नहीं कहा, थोड़ा सा टेक्निकली। हाँ, लेकिन अगर तारीख 8, अगर आपका मन करे तो आप अभी फैसला ले सकते हो। तिलक जी मैं कह रहा हूँ अगर 8 पार कर जाए जो अंतिम तारीख है उसके बाद, हाँ, तो मतलब 8 तारीख तक आप वेट कर रहे हैं? नहीं, वेट नहीं कर रहे हैं। हाँ। वो जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे तो उस समय तारीख में तय हो जाएगा। मैंने कहा था सर, नैतिकता बची होती तो सामने आके मंत्री बोलते मैं इस्तीफा देता हूं, जब मैं पाक साफ हो जाऊंगा मुझे मंत्री पद फिर दीजिएगा। देखिए नैतिकता के बहुत सारे प्रश्न है सर, नैतिकता के प्रश्न सर मालूम है, गणेश जोशी और नैतिकता का तकाजा सबको मालूम है सर, क्योंकि समय का अभाव होगा तो नैतिकता के बहुत सारे सवाल है, उत्तराखंड के बाहर के भी हैं। कुलदीप राणा जी, इसलिए अभी हमें जो प्रक्रिया चल रही है, मैं तो आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता का उदाहरण दे रहा हूं। आप बोल देंगे तो आडवाणी जी से बड़े हैं, गणेश जोशी तो मैं मानता हूं, बड़ा कोई नजीर नहीं है। आडवाणी जी ने दिया इस्तीफा, किसान है, पाक साफ हुए, उन्होंने पद लिया। अगर किसी ने इस्तीफा नहीं दिया और अगर वो अभी आरोपी है तो जज भी, न्यायालय भी कहता है सर, आडवाणी जी भी आरोपी थे, दोषी नहीं थे, वो उन पे आरोप लगे, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया। उच्चतम न्यायालय के चंद्रचूड़ जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा आरोपी जो है वो जो है अपराधी नहीं है। सर ये बात आडवाणी जी को आपको समझानी चाहिए थी। आडवाणी जी से बड़े गणेश जोशी मुझे नहीं मालूम था, आपने मुझे समझा दिया। कोई बड़ा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है आडवाणी जी से। आडवाणी जी का तो बहुत बड़ा है, उनका अपना तुलना कर दी, कोई मुकाबला नहीं है, बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया है अगर हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहते, एक मिनट कुलदीप जी, एक मिनट प्लीज नहीं है, आप प्रक्रिया का प्रतीक्षा करिए सर, एक मिनट कुलदीप जी, प्रश्न खड़ा करिए, हम उत्तर देने का तैयार। ये इतनी बड़ी मजबूरी हो गई गणेश जोशी सरकार के लिए, और मैं तो हर बार बोलता हूं ये तो अगर विपक्ष मजबूत होता और अगर बीजेपी की जगह कांग्रेस सत्ता में होती तो ये इस्तीफा लेकर मांगते। ये तो कमजोर विपक्ष है, तभी तो अब तक इतने गंभीर मामला होने के बावजूद, कमजोर विपक्ष होने के बावजूद तभी सत्ता मतलब कुर्सी बची हुई है। ये तो विपक्ष मजबूत होता तो तब तक तो मामला नहीं। कुलदीप जी, इसमें कोई दोहराई नहीं है तिलक जी कि उत्तराखंड में कांग्रेस की प्रवक्ताओं की और कांग्रेस के विधायकों के बीच में एक समाज का बड़ा अंतर। कांग्रेस के प्रवक्ता जितनी मजबूती के साथ टीवी चैनलों में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपनी बात रखते हैं, हाँ। उसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो पार्टी के विधायक अपनी भूमिका में उस तरीके से खड़े उतरते हुए नहीं दिखाई देते हैं। हाँ। हमने विधानसभा के भीतर की कार्रवाई यहाँ पे देखी है, हाँ। और मौजूदा जो प्रकरण है ये इतना बड़ा प्रकरण है कि इस प्रकरण को आधार बना करके कांग्रेस अपनी खोई हुई छवि को, खोई हुई शक्ति को पुनः अर्जित कर सकती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कांग्रेस के भीतर ही जो स्थितियां बनी हुई हैं वो मुद्दों को लेकर के केंद्रित नहीं कर पा रही है, और ये उसका खामियाजा है कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता भले मजबूत प्रवक्ता के रूप में दिखाई दे रहे हो, मजबूत विपक्ष के प्रवक्ता के रूप में दिखाई दे रहे हो, हाँ। लेकिन कांग्रेस की पार्टी के विधायक लोग उस भूमिका में नहीं दिखाई देते हैं, हाँ। जिनका जो सरकार वो तो इनके विधायक ही बोल चुके हैं कि नेता प्रतिपक्ष हमारे मित्र विपक्ष है। मैं एक बात जानना चाहता हूं कुलदीप जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे इनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष संगठन स्तर पे बात कर रहा हूं मैं, या फिर गरिमा दसोनी जैसे मुख्य प्रवक्ता हो, या फिर गणेश गोदियाल साहब ने शायद इस मुद्दे को उठाया, इसके अलावा किसी रत्ती भर नेता को फर्क नहीं पड़ा कांग्रेस के कि भैया इतना बड़ा मामला है, कम से कम सड़क पे तो उतरे। और हरीश रावत जी ने तो वैसे भी शायद सुनने में आया हरी झंडी दे रखी है कि कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। ये चल क्या रहा है प्रदेश में? ये देखिए सिर्फ संगठन है, नेता प्रतिपक्ष खामोश हैं। मेरे को तो हैरानी होती है नेता प्रतिपक्ष पर। इतना तो समझ में आ गया क्योंकि विधायक बोल रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष है वो मित्र विपक्ष है, वो तो सबको समझ में आ गया। लेकिन ऐसी कौन सी मित्रता कि आप गणेश जोशी का गा भी नहीं बोलोगे? देखिए तिलक जी, ये तो साफ नजर आ रहा है। हाँ। मुझे जब आपने ये सवाल पूछा तो मुझे अपने 2007-8 की कुछ खबरें याद आ रही हैं, कुछ घटनाक्रम याद आ रहा है। हाँ। जब यशपाल आर्य प्रदेश अध्यक्ष बने थे जी, और यशपाल आर्य के प्रदेश अध्यक्ष बनने में सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया था तो वो हरीश रावत जी ने किया था। हाँ। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को ध्यान होगा कि उस समय कांग्रेस सबसे ज्यादा 5 सीटें जीत करके उत्तराखंड से लोकसभा में पहुंची थी। लेकिन उसके बाद स्थितियां क्या हुई, इन्हीं यशपाल आर्य ने हरीश रावत जी की सरकार से इस्तीफा देकर के भाजपा ज्वाइन करी।
और कुछ समय के बाद फिर भाजपा से इस्तीफा दे करके ऐसे कुछ नए राजनीतिक समीकरण बनते हैं कि हरीश रावत जी और यशपाल आर्य साथ साथ आ जाते हैं और फिर वो कांग्रेस में वापस आते हैं और उन्हें जीतने के बाद नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है। हरीश राव यशपाल आर्य जैसे कद्दावर नेता, क्योंकि मैं उनको काफी समय से जानता हूँ, जानकार आदमी है, राजनीति के जानकार हैं, हाँ। लेकिन जितने अपेक्षा उनसे की जाती थी वो अपेक्षाओं पर कभी खरे नहीं उतरते हुए दिखाई दी। हाँ, हमने विधानसभा के भीतर भी उनकी भूमिका देखी। हाँ। और ये प्रकरण एक ऐसा प्रकरण है कि आपको मालूम होगा तिलक जी कि अभी 2 महीने के बाद जो है केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होना बाकी है। बिल्कुल ठीक है, और ऐसे में ये तमाम मुद्दे जो भाजपा कांग्रेस को दे रही है, हाँ। कांग्रेस उन मुद्दों को लेने से गरिमा जी ये बात जो कुलदीप जी कह रहे हैं ये समझ से परे है। संगठन के स्तर पर करण महरा, गरिमा दसोनी, गणेश गोंदियाल, आपके सभी नेता प्रतिपक्ष तो ऐसे चुप्पी साध गए कि गणेश जोशी जैसे कोई मामला ही नहीं है। नहीं गरिमा जी? नहीं, मुझे नहीं पता कि आप तक क्या रिपोर्ट आ रही है तिलक भाई, लेकिन मैंने तमाम न्यूज़पेपर्स में अभी उनका नेता प्रतिपक्ष जी का बयान भी देखा है। बहुत मुखर होकर उन्होंने बात रखी है। गणेश बिल्कुल नहीं है कि गरिमा जी तिलक चावला का मुंह बंद करो, तिलक चावला का मुंह बंद करो। कल ही बोलो प्रदेश अध्यक्ष को, नेता प्रतिपक्ष जी को कि सामने आए और बोले, एक 2-4 मीडिया वालों को बुला के बोले कि गणेश जोशी का इस्तीफा होना चाहिए। तब तक जो है सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे हम संगठन के स्तर पर भी। बोलिए, तिलक चावला का मुंह बंद करवाओ हमेशा के लिए, बोलिए, बुलवा दो क्या? मैं यही आपसे कह रही हूँ तिलक जी कि मैं अपनी मतलब जिसका काम उसी को साझे, मैं अपनी जवाबदेही ले सकती हूँ ना। नहीं तो फिर गरिमा दसोनी के मुद्दा उठाने से कुछ नहीं होगा गरिमा जी, माफ करिएगा, बुरा लगेगा आपको। सिर्फ गरिमा दसोनी मुखर होकर बोलेंगे गणेश जोशी को इस्तीफा दो, कुछ नहीं होगा मैडम। वो थाली में परोस के आपको मुद्दा दे दिया, जैसे कुलदीप जी कह रहे हैं आप लोग मुद्दे को ही नहीं समझ पा रहे और केदारनाथ में कसरत कर रहे हो। नहीं तिलक जी, मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करती। आप करते रहें तो करते रहें। मुझे लगता है कि गांधी जी भी अकेले थे और नेल्सन मंडेला भी अकेले थे और मदर टेरेसा भी अकेले थी। तो ऐसा नहीं है कि गरिमा दसोनी के ईंट से ईंट बजाने से सरकार हिलेगी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ को बोलिए। नहीं 8 अक्टूबर बोलिए, तिलक चावला बोल रहा था, ऐसा भी बोल दीजिएगा। जनता मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग हैं मित्र विपक्ष, दिखाई दे रहे हो, आपके विधायक बोल रहे मित्र विपक्ष है आप। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। लोग अपनी कैपेसिटी में हर कोई हल्ला बोल कर रहा है और उनके भूमिका के बारे में वही आपको बेहतर आंसर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल बड़ा ये उठता है कि उद्यान घोटाले में सीबीआई जांच हुई, गणेश जोशी मैं तो जलेबी नहीं बनाता, मैं जलेबी नहीं बनाता। मैं बता देता हूं, कुलदीप जी ने जो बात कही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई फाइलें वाइलें खुलने वाला मामला हो, इस वजह से किसी की जुबान ना खुल रही हो। मैं इधर उधर की बात नहीं घुमाता। नहीं, मुझे कैसे पता होगा तिलक जी, आप ऐसा सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल इस सवाल का खंडन नहीं, हो सकता है कि कुछ और घोटाले वाले पुराने मामले भी तो हैं, जैसे बशीर साहब शायद पिछली बार कुछ NH कह रहे थे। मैं आपसे कह तो रही हूँ, मुझे सिर्फ अपने बारे में पता होता है। अच्छा। मेरा किसी से 1 पैसे का कोई लेन देन नहीं चल रहा है। मैं पाक साफ हूँ, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पूरे मीडिया सेल ने घोड़े खोल लिए हैं, मुझ पर FIR भी करा दी है, 1 बजे रात पुलिस भी भेज दी है, सब कुछ होकर देख लिया, कल परसों कपड़े भी फाड़ दिए सारे। लेकिन टारगेट करने के बाद भी उनको खोद के भी कुछ नहीं मिलेगा गरिमा दसोनी के खिलाफ, ये बात निश्चित है। और अपने लिए आदमी जिम्मेदार होता है, दूसरे का मैं नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, जो आप नेताओं पर आक्षेप लगा रहे हैं वो भी, उनका भी मैं खंडन करती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। सीबीआई साफ कह चुका है कि गणेश जोशी के विभाग में भयंकर करोड़ों की बंदरबाट हुई। मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बने रहे, कभी भी गांधारी बने रहे, सबसे सब आंख मूंद कर बैठे हैं, कानों में रुई डालकर बैठे हैं। गंधारी से याद आया मुझे, हमारा गंधारी से याद आया, किसी ने कहा था कि मैं आंखें बंद कर लूंगा, किसी ने कहा था ये बात, तो मैं आंखें बंद कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी गांधारी से याद आया मुझे, किसी ने बोला था। तो बातों का क्या है, बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं जी, बिल्कुल। वसीम साहब, मैं कुलदीप जी के पास जाऊं, ठीक गरिमा जी, से कुछ नहीं होता।
हमने ठीक। स्क्रीन में नोटों की गड्डियां लेते हुए ठीक, देखा है। मैं कह रहा हूं आपसे, मैं खुले तौर पर कह रहा हूं गरिमा जी, देखिए जुबानी माननीय नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनके पास संगठन का तजुर्बा, सरकार का तजुर्बा, मंत्रालय संभालने का लंबा तजुर्बा, उनसे कहिए सामने आए और बोले गणेश जोशी को इस्तीफा देना चाहिए। तिलक चावला का मुंह बंद आपके मुताबिक। ठीक, वसीम साहब जी, गणेश जोशी को पद पर रहने का हक है कि नहीं? मैंने आपसे क्या कहा पहले कि इस समय प्रक्रिया चल रही है और इस पर टिप्पणी करने को औचित्य नहीं है। क्या अभी नैतिकता माननीय के आधार न्यायाधीश- पर इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं आपसे, हर चीज के मामले में कानूनी प्रक्रिया होती है। क्या तो मामला कानूनी गंभीर है प्रक्रिया- कि नहीं? मैं कह रहा हूं आपसे ना, मैं क्या कह रहा हूं, क्या जो मंत्री न्यायिक पर प्रक्रिया भ्रष्टाचार चल- के संगीन तिलक आरोप है कि जी, नहीं? तिलक जी, मेरा कह रहा है कि जिसमें न्यायिक प्रक्रिया चल रही होती है कोई टिप्पणी नहीं की जाती। क्या कोर्ट मीडिया ने भी कहा नहीं कि करता, नहीं कि सरकार मीडिया भी नहीं एक्शन ले? करता, मीडिया भी सरकार नहीं ने- करता। मैंने कृपया कोर्ट की सुन टिप्पणी लीजिए पर कोई एक्शन, मैंने तिलक जी, क्या तिलक जी, कोर्ट ने मीडिया भी कहा नहीं कर कि 8 सकता। अक्टूबर तक कोई एक्शन लीजिए कि नहीं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि मीडिया भी न्यायिक प्रक्रिया पर टिप्पणी नहीं कर सकता। आय अधिकार से नहीं अधिक रखता। संपत्ति का मामला है कि नहीं सर? आरोप है, आरोप तो है जांच ना? की बात है, गंभीर आरोप है कि नहीं है? चल रही है। क्या भ्रष्टाचार के आरोप है कि नहीं है? चल रही है। क्या एक और मंत्री की 8 वजह तारीख का से समय दिया सरकार की गया है। साख पर हमें सवाल खड़ा प्रतीक्षा होता है कि करनी नहीं होता चाहिए। सर? हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, बाकी न्यायिक प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी करना न्यायालय की मैंने अवमानना न्याय करना है। प्रक्रिया पे नहीं सर, मैंने आपके चाल चरित्र और चेहरे मैंने पर कहा ना, टिप्पणी की है। मैंने साफ उसका कहा इम्तिहान आपसे है। कि न्याय की प्रक्रिया जो भी आएगी सामने बात, उसका हम सम्मान करेंगे। प्रक्रिया चल रही है, हमें उसकी क्या मंत्री प्रतीक्षा को करनी पद पर रहना चाहिए, मेरा सर? बड़ा हाथ जोड़ के निवेदन है, भ्रष्टाचार को बख्शने का प्रश्न पैदा नहीं होता, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार क्या का इस तरह हमको के टिप्पणी मामले नहीं करना देवेंद्र चाहिए। भसीन पर खुदा ना खासा, क्योंकि हमने नहीं सुना, आप पर लगे होते तो पद पर रहते आप? देखिए मेरी बात अलग, मैंने कहा ना हर वक्त, अभी गरिमा जी ने जो बात कही आपके सामने, मैं उन्होंने आपसे अपनी पूछ रहा पार्टी हूं का जो ईमानदारी से बोला, बोलिए, नैतिकता के आधार तानाबाना पे दिखाया। आप रहते हर पद पर, व्यक्ति की एक अपनी क्षण जिम्मेदारी नहीं होती रहते है। सर आप। हर एक का अपना एक नैतिक स्तर अलग हो सकता है, लेकिन जब एक न्यायिक Yes. प्रक्रिया चल रही है नैतिक तो स्तर ही निश्चित अलग है। तौर पर वो है, हमें ठीक, न्यायिक फाइनल प्रक्रिया कमेंट की कुलदीप जी आपका। प्रतीक्षा करनी पड़ती मैं है। जानता हूं बसीन सर, इसी पूरे उत्तराखंड में सैकड़ों छात्र जो आज जो है अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, वो आपके छात्र रहे हैं, इसलिए आप तुरंत एक क्षण भी ना लगाते कि मेरे ऊपर ये दाग लगा है, मैं अभी इस्तीफा देता हूं, जब पाक साफ हो जाऊंगा तब पद लूंगा। फाइनल कमेंट कुलदीप जी आपका। देखिए तिलक जी, 2017 में चुनाव के समय उत्तराखंड में भाजपा का एक नारा था, भय ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। ठीक है, ये नारा लेकर के भाजपा जनता के बीच में गई जी, और अब तक के सबसे बड़े बहुमत के साथ 57 विधायकों के साथ वो सत्ता पे पहुंची। ठीक है, आज स्थितियां वही नारा आज भाजपा को मुंह चिढ़ा रहा है। ठीक है, ये एक बड़ी विडंबना है कि चाल चलन चरित्र वाली पार्टी कही जाने वाली पार्टी के नेता अपने इन मुद्दों को लेकर के जहां उन्हें चीजें स्पष्ट करनी की थी, और यहाँ देखिए स्थिति कितनी अजीब है कि कांग्रेस के लिए कांग्रेस प्रवक्ता के लिए पार्टी के नेता और भाजपा प्रवक्ता के लिए भी उनकी पार्टी के नेता दोनों गर्म दूध बने हुए हैं। बिल्कुल सर। तो ऐसे में जो निर्णय है, ये निर्णय पार्टी की छवि के लिए और उपचुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ी बात करें। थैंक यू सो मच, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बसीन जी, आपका गरिमा जी, आपका और कुलदीप जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।